हेलो एवरीवन। पेपर 4 पार्ट बी के उद्यमिता विकास सेगमेंट में आज हम जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे हमको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने। तो हम एक छोटे से वीडियो में हम इसको एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से क्लासिफाइड तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जानें कि प्रश्न पत्र 4 पार्ट बी है ये, जिसका पूरा नाम उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी है, जो 150 नंबर का पार्ट बी अपने आप में एक सेगमेंट है। यह पेपर पूरा 3 घंटे में होगा, 150 और 150 हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सीरीज में होगा। उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास। स्टूडेंट के तौर पे आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट शामिल क्यों हुआ, एमपीपीएससी ने इसको शामिल क्यों किया, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में या 4 वर्षों में ये सब्जेक्ट कभी शामिल हुआ नहीं था। तो मन में ये विचार आना चाहिए और उसको आप थोड़ा सा हम आपको बहुत अच्छे से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट शामिल क्यों हुआ। एक छात्र के तौर पे एक छात्र के तौर पे ठीक, एक अधिकारी के तौर पे और एक उद्यमी के तौर पे। ठीक, एक छात्र के तौर पे एमपीपीएससी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि उद्यम क्या होता है, उद्यम कैसे लगाया जाता है, उद्यम को लगाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको एक ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको बहुत अच्छे से जान लें। ठीक, क्या प्रक्रिया है, क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। अगर आपको ये सब चीजें आ गई तो इसको आप कैसे लिख पाते हैं। ठीक, एक अधिकारी के तौर पे ईश्वर करे बहुत जल्दी आप सब अधिकारी बने। तो जब ये अधिकारी, जब स्टूडेंट के तौर पे जब आपने ये सब चीजें सीख ली, जब आप अधिकारी बनेंगे तो इस ज्ञान से कैसे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना है, उत्पाद का निर्माण करना है, जो प्रोडक्ट बन गया उसको कैसे सेल आउट करना है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस को कैसे समाप्त करना है। आपके पास ये छोटी छोटी चीजें शासन कोशिश कर रही है कि अभी से आप इस चीज को सीख लें। कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गांव में जा रहे हैं तो उस गांव का एक कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा या हस्तशिल्प होगा या कुछ खाने की चीज होगी, तो अधिकारी के तौर पे आप उसको क्रिएटिव तरीके से सोच पाए। गांव में जाएं तो स्थानीय स्तर पर वहां की महिलाओं को एकत्रित करें और वहां के स्थानीय स्तर पर जो जन समुदाय को इकट्ठा करके उस स्थानीय प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर लॉन्च करने की कोशिश करें, वर्ल्ड वाइड करने की कोशिश करें, जिससे लोगों का सशक्तिकरण हो पाए, महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाए और लोगों का इनकम हो पाए और साथ ही रोजगार का सृजन हो पाए। ठीक, एक उद्यमी के तौर पे एमपीपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है और इसमें बहुत सारी छोटी 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 एक कभी कभी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस के तौर से तात्पर्य क्या है कि कभी कभी कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाता है। अब नहीं हो पाता है तो एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य ये भी है कि इस ज्ञान के द्वारा वो स्टूडेंट खुद का भी स्वरोजगार स्थापित कर सकता है और ना केवल स्थापित कर सकता है बल्कि कईयों को रोजगार दे भी सकता है। तो उनका प्रयास ये है कि ये जो यूनिट है वो आप एक इंटीग्रेटेड तौर पर इसको जाने कि स्टूडेंट, अधिकारी और उद्यमी। तो ईश्वर करे कि हम इस ज्ञान का उपयोग अपने अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए करें। ठीक, और इस दौर में अगर अंतिम रूप से कोई व्यक्ति चयनित नहीं हो पाता है तो उसका उपयोग, इस ज्ञान का उपयोग वो उद्यम बनने में या उद्यम को निर्माण करने में वो कर पाएगा। ठीक है, सीधे हम मुद्दा पे आते हैं। तो पहला यूनिट है उद्यमिता की अवधारणा। हम जानेंगे कि उद्यमिता होती क्या है। ठीक है, उद्यम कैसे लगाया जाता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस है उसको हम जानेंगे। फिर उसके एक अच्छे उद्यमी की या उद्यमशीलता की क्या क्या निशानी होनी चाहिए कि भैया वो क्या होना चाहिए, नवाचार से युक्त होना चाहिए, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या होगा, नए नए जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको अडेप्टिव होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान से, कौशल से युक्त होना चाहिए। ये सब छोटे छोटे उनके लक्षणों में से के। फिर उद्यमशीलता के हम छोटे छोटे सिद्धांतों को जानेंगे। इसमें फॉरेन जो हमारे ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ इसमें अपनी थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरीज को जानेंगे। फिर उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर हम क्या है, क्रिएटिविटी, नवाचार का महत्व जानेंगे। आज जो आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे कुछ ना कुछ क्रिएटर्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और इनकम का सोर्स बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने पढ़ाई करते 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 क्या किया कि उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया, उन्होंने अपना स्टार्टअप चालू कर दिया। आईआईटीएंस के स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, आईएम के स्टूडेंट कि उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उन्होंने इडली का एक दुकान लगाई और धीरे धीरे करते करते बड़ा एम्पायर बना लिया। आपने ओला देखा होगा, ओला का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, अमेजोन का नाम सुना होगा। फिर अभी जो चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट में, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का नाम आप बहुत नॉर्मली सुन रहे होंगे। ब्लिंकिट क्या है? 10 मिनट में ऑनलाइन डिलीवरी। अब ये भी क्या है? ये स्वरोजगार है। इन्होंने स्टार्टअप किया और धीरे धीरे चीजें चलने के लिए। फिर आते हैं उद्यमशीलता की प्रक्रिया। भैया क्रिएटिविटी क्या होती है, विचार सर्जन क्या है, फिर अनुवीक्षण क्या है, व्यवसाय योजना क्या है। जब भी आप व्यवसाय लगा रहे हैं, ठीक, व्यवसाय लगा रहे हैं तो भैया आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि व्यवसाय में क्या क्या चैलेंज आएंगे, हमारी मशीन कहाँ से आएगी, हमारे इनकम का सोर्स क्या होगा, हमको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हम चीज़ें जो हमारा यातायात का साधन होगा, ट्रेन होगा, बस होगा, एरोप्लेन होगा, क्या होगा, फिर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करेंगे, ठीक, इस बीच में कौन कौन सी चुनौतियाँ आएंगी, ठीक, हमको स्टाफिंग कैसे करेंगे, स्टाफ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनका हमेशा डे बाय डे की प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे देखेंगे, ये सब व्यवसाय योजना के तहत हम जानेंगे। फिर नए उद्यम के कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, ठीक, कि इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इशू क्या है, मुद्दे क्या है कि आप कभी कभी कोई भी उद्यमी स्टार्ट तो कर देता है बट वो फेलवर हो जाता है, फेल आ जाता है, कभी कभी वो फेल कर जाता है, उसको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे मुद्दे भी हमको जानेंगे, हम सब जानेंगे। फिर वैधानिक आवश्यकताएं, कि वैधानिक आवश्यकता से क्या तात्पर्य है कि भैया आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, गुमास्ता एक्ट क्या होता है, आपको गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम को जानना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा हम इस सब्जेक्ट में जानने की कोशिश करेंगे। फिर महिला उद्यमियों में के सामने आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, ये हम जानेंगे कि महिला उद्यम क्या होता है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, नायका का आप प्रोडक्ट आपके घर में देखते होंगे कि हमारी जो सिस्टर्स हैं या मदर हैं वो नायका का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो भाई ये क्या है, ये भी एक स्टार्टअप है, ठीक। धीरे धीरे इन्होंने छोटे स्तर पे चीजें की और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड हो गई और बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज, जैसे पेप्सिको की जो चेयरमैन है इंदिरा नूई मैडम, वो भी महिला उद्यमियों में से एक है, ठीक। तो इन महिला उद्यमियों के सामने भी कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं। तो क्या क्या चुनौतियां होंगी, शिक्षा है, आज समाज का एक्सेप्टेंस है, ये सब बहुत सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। फंड की कमी है, स्किल की कमी है, शिक्षा की कमी है, ये सब चुनौतियों को हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि भारत में उद्यमिता का विकास कैसे हुआ, किन्होंने किया, ठीक। स्टार्टअप इंडिया जो चर्चा का बहुत बिंदु बना हुआ है ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत में उद्यमिता को विकास देने वाले छोटे छोटे संस्थान हैं जो अपने शोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कैसे उद्यम को तेजी से हम लगा पाए, इसके बारे में ज्ञान देते हैं। सेकंड यूनिट हम जाएंगे व्यावसायिक संगठन, कि जब आपका उद्यम लग गया, सीक्वेंस देखिएगा, जब आपका उद्यम लग गया तो अब एक व्यवसाय के रूप में आप संगठन आपने बना लिया। अब व्यवसायिक संगठन को कैसे चलाया जाएगा, कैसा उसका प्रबंधन किया जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि व्यवसायिक संगठन की अवधारणा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से व्यवसायिक संगठन के क्षेत्र होंगे, हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रबंध, उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब इसके बारे में जानेंगे। फिर जब आप कोई स्टार्टअप चालू करते हैं तो क्रय तथा सामग्री प्रबंधन, जो टॉपिक दिख रहा है, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन, किसी चीज को आप मंगाएंगे, जैसे आपने आटा फैक्ट्री लगाने का सोचा कि हमें आटे, जैसे आशीर्वाद आटा का नाम सुना होगा, तो आशीर्वाद आटा खुद से चीजें नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, क्रय करते हैं। कैसे? गेहूं का इंपोर्ट करते हैं, ठीक। पैकेजिंग जो हो रही है, वो जो पॉलीथीन है उसको भी क्रय करते हैं। फिर जो गेहूं आया है उसको स्टोर कैसे करना है, उसका सामग्री का प्रबंधन, हम उसको भी जानेंगे कि वो आया हुआ जो गेहूं है, इंपोर्ट किया, हमको उसका इन्वेंट्री होगी, नोट डाउन होगा कि कितने केजी गेहूं आया, कितना प्रोडक्शन में यूज हुआ, कितना वेस्ट हुआ, इसका भी हम पूरा क्या करेंगे, हिसाब किताब अपने पास रखेंगे। तो ये सामग्री प्रबंधन के अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन क्या है, संसाधन प्रबंधन क्या है, प्रोसेस की भैया प्रोसेस कितने चरणों से गुजरेगी, किस किस इंसान से गुजरेगी, किस किस अधिकारी से गुजरेगी, ये है प्रबंध प्रक्रिया। फिर अगली है संसाधन प्रक्रिया, हम मानव संसाधन है,
ठीक है, पर्यावरण संसाधन है, तकनीकी संसाधन, इन संसाधनों का कैसे यूटिलाइजेशन करना है अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए। फिर है एक प्रबंध के कार्य, नियोजन। अब हम प्रबंध में अलग अलग जो एक शब्द शब्द आता है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णयन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संचार। ठीक, कि जब भी कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक योजना बनाएंगे कि भाई हमको इतने इतने वर्षों तक ये चीजें करनी है या इतना बड़ा सेटअप बनाना है। तो नियोजन, प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग। फिर है संगठन। भाई जब आपने कुछ चीजें सोच ली है तो उसको संगठन के रूप में कैसे आपको बनाना है, तो क्या क्या उस संगठन में होंगे तो हम संगठन के रूप में जानेंगे। फिर जब आपका संगठन बन गया तो समय समय पे आपको दिशा निर्देश भी जारी करना है, आपको डायरेक्शन देना है, तो निर्देशन में आएगा कि भाई आपको टाइम से चीज़ें होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, हमको इनकम भी होनी चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर नियंत्रण, हो सकता है कि कभी लार्जर लेवल पे हमने प्रोडक्शन कर दिया तो हमको उसमें भी कंट्रोल करना है। आपके एम्प्लॉय टाइम पास कर रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, तो उनको भी हमको रेगुलेटर के माध्यम से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना है। फिर समन्वय, कभी कभी देखते हैं कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा, और इस तालमेल ना होने की वजह से भी जो संस्थान है उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, और उस प्रोडक्टिविटी की खराब होने का खामियाजा संस्थान पैसे के रूप में या आर्थिक लॉस के रूप में झेलने को मिलता है। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। फिर निर्णय, डिसीजन मेकिंग, कि टाइम पे कोई चीज़ें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, ये समय समय पर डिसीजन लिया जाएगा। फिर मोटिवेशन, क्या है कि जब रिग्रेस बहुत सारा काम आपको कंटिन्यूसली 3 3 4 4 साल तक आप करते जाते हैं तो आप एक नीरस वाला जीवन हो जाता है आपके मन में, इस एक कर्मचारी के मन में भी, अधिकारी के मन में। तो बीच बीच में मोटिवेशन भी देना है कि नहीं भैया, मोटिवेशन कैसे हो सकता है, एक पुरस्कार दे के, आर्थिक रूप से प्रमोशन के दे के, सॉरी आर्थिक रूप से उनको क्या करें, इंक्रीमेंट देंगे, है ना, मध्य प्रदेश शासन भी देती है, या प्राइवेट सेक्टर में भी देखिएगा प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी सैलरी बढ़ाकर, प्रमोशन देकर, सामाजिक सम्मान देकर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा एक दंडात्मक तौर पे भी हो सकती है, कैसा कि अगर ये काम आपने टाइम पे नहीं किया गया तो हम आपको नौकरी से हटा देंगे, तो ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है। फिर है नेतृत्व और संचार, आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, बिना लीडर के आप देखते होंगे कि अगर क्रिकेट में भारत आज सर्वोच्च पोजीशन पे है तो सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ये सब चीजें धीरे धीरे हुई। आज भारत जो देश इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और नेतृत्व क्या करता है, बहुत तेजी से डिसीजन लेता है, और डिसीजन का इम्पैक्ट पूरे देश में या क्रिकेट टीम पे भी देखने को आपको मिला। फिर क्या है, संचार, कम्युनिकेशन, किस बात को कैसे पहुंचानी है, किस रूप में पहुंचानी है कि व्यक्ति तक बहुत इजीली रूप में पहुंच जाए, उसको बुरा भी ना लगे, काम भी बन जाए, इस टाइप का संचार हमको स्थापित करना है। ठीक, फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। ठीक, जब भी कोई प्रोडक्ट धीरे धीरे लॉन्च होता है और कई वर्षों के बाद जब अपनी गुणवत्ता मेंटेन कर लेता है, लोगों के दिमाग में उसकी इमेज छप जाती है, तो वो एक ब्रांड का रूप ले लेती है, और इस ब्रांड को बहुत तेजी से बड़े रूप में हमको देश के हर कोने तक पहुंचाना है, तो उसकी नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, और नेटवर्किंग को करने के लिए हमको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम छोटे छोटे रूप में इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर है अगला, प्रशासन एवं प्रबंधन। जब आपने एक संगठन बना लिया, आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनका प्रबंधन कैसे करना है, तो ये लोक प्रशासन जो है, मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट, आप ये शब्द जरूर पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन में प्रबंधन के आयाम जानिए। तो बस छोटे से रूप में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि गवर्नमेंट का सेटअप कैसे काम करता है, मगर ये लोक प्रशासन पॉलिटी वाला ना होकर ये जो पेपर पार्ट बी है उद्यमिता, उस परिप्रेक्ष्य में, ना कि ये पॉलिटी वाला है। ठीक है, तो लोक प्रशासन के प्रमुख आयाम क्या क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन, कैसे हमको मानव संसाधन का यूटिलाइजेशन करना है ना, कि किस व्यक्ति की जो जो किसी व्यक्ति के पास जो क्षमता है उसके अनुरूप उस क्षमता से काम करा लो। ठीक, किसी व्यक्ति में मशीन का एक ज्ञान बहुत तेजी है, अपडेटेड है, तो उनको मशीन के क्षेत्र में, जिनका अकाउंटिंग का काम है उनको अकाउंट का काम दे दिया जाए, जिनका काम कन्विंस करने का है उनको कन्विंस करने का काम दिया जाए। फिर है वित्त प्रबंधन, तो लोक प्रशासन में कैसे हमको फाइनेंस का मैनेज करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम सब इसके बारे में जानेंगे। फिर
जब आप कंटिन्यूअसली किसी संस्थान में काम करते हैं तो एक कभी कभी तनाव की स्थिति हो जाती है, तो व्यक्तियों के बीच में मतभेद होने से भी तनाव हो जाता है, कभी कभी वर्क का लोड बढ़ने से भी तनाव हो जाता है। तो उस तनाव को हम कैसे कम करेंगे, इसके बारे में बात करें। विवाद प्रबंधन, है ना, मतभेद मनभेद होने से भी तो विवाद हो जाते हैं, तो हम इस विवाद को कैसे एक भरोसे में लेते हुए कैसे खत्म करना है, इसको जानेंगे। फिर बहुलता, अनेकता में एकता, है ना, अलग अलग कल्चर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, हमको उनको भी मैनेज करना और एक साथ क्या करना है, कंपनी में उनसे काम निकलवाना है, तो क्या है, बहुलता का प्रबंधन, हम उसको भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे जन प्रबंधन के अवसर। भाई बहुत सारा क्राउड आ गया है कंपनी में, ठीक, ये अधिकारी के तौर पे आपको क्राउड दिख रही है, तो उन क्राउड को कैसे मैनेज करना है, ठीक। तो जन प्रबंधन के कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके क्या क्या चैलेंजेस, हम इसको बारे में जानेंगे। फिर है समग्र व्यक्तित्व विकास, जो ये सब्जेक्ट मैं मानता हूँ ये टॉपिक जो है आपके इंटरव्यू में के भी काम आने वाला है, ना केवल आपके आंसर राइटिंग में तो काम आएगा ही आएगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं ये अप करने का काम करेगा। समग्र व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय विकास कि इंक्लूज, आपको केवल आंसर राइटिंग से केवल अच्छा अधिकारी नहीं बनना है, आपकी बॉडी में, आपके विचारों में, आपकी एक्टिविटीज में भी एक अच्छा अधिकारी दिखना चाहिए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, क्या कहते हैं, इंक्लूसिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, ठीक। और जब एक अच्छा नागरिक, सफल नागरिक, तेज नागरिक बनेगा तो ऑटोमेटिकली देश का विकास हो जाएगा। तो समग्र व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय विकास, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर व्यक्तित्व विकास के घटक कौन कौन से होंगे, कि हर एक अच्छे व्यक्ति में कौन कौन से, अगर वो विकसित है या वो बहुत तेज हो चुका है, बहुत विकासशील अवस्था में पहुंच चुका है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे जिसके थ्रू वो एक अच्छा इंसान बन पाया, एक अच्छा नेता बन पाया, एक अच्छा अधिकारी बन पाया, तो हम उसकी क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सफलता की अवधारणा क्या है, कि आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है, ठीक। तो सफलता को जानेंगे कि सफलता किसी के जीवन में एक क्या रहता है, कि एग्जाम दिया, एग्जाम में पास हो गए, सफल हो गए, ये परिभाषा है। किसी पिता का पुत्र उनकी बातों का, आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो पिता अपने आप को सफल मानते हैं कि नहीं, मैंने जो परिवरिश दी, जो संस्कार दिए, मेरा बच्चा आज भी उस चीज को बहुत अच्छे से अनुकरण कर रहा है, मैं अपने आप को सफल मानता हूँ, ये भी सफलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी अगर कोई योजना को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं और उसकी प्रोग्रेस देख पा रहे हैं और जन समुदाय में उनका स्तर बढ़ रहा है और गुणवत्ता का स्तर बढ़ रहा है, उनकी क्वालिटी लाइफ इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को सफल मानेंगे, ठीक। तो इसके अलग अलग अवधारणा होगी। फिर कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं सफलता प्राप्त करने में, हम इसके बारे में जानेंगे, कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक, और क्या कह सकते हैं, महिला सशक्तिकरण ना होना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सफलता प्राप्त करने में एक बाधक के तौर पे आते हैं, क्योंकि व्यक्ति तभी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सफल माना जाएगा जब वो ओपन माइंडेड होगा, ठीक। उसके मन में संकीर्णता का भाव नहीं होगा कि महिला पुरुष जाति धर्म ये सब का, इन बातों से परे वो तब होगा जब वो बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से, बड़े कैनवस से चीजों को सोचता हो, तब वो एक अच्छा सफल इंसान माना जाएगा। फिर सफलता के जिम्मेदार कौन कौन से कारक हैं, हम इसको जानेंगे। फिर ना केवल हम सफलता के बारे में जानेंगे बल्कि असफलता से भी जानेंगे। कहते भी है कि इंसान सफल होकर कम सीखता है, असफल होकर ज्यादा सीखता है, क्योंकि असफलता उसको सिखाती है कि हमको किन किन क्षेत्रों पर काम करना है और कहाँ कहाँ सुधार करना है, ठीक है। तो असफलताओं को क्या करना है, मूल्यवान अंतर्दृष्टि, निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना है, कि जब भी व्यक्ति असफल हुआ तो उसको क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमको किस किस सेक्टर पे काम करना है, ठीक। असफलता देखो ना, क्या लिखा, असफलता, ये आज जिस दिन हट जाएगा ऑटोमेटिकली व्यक्ति सफल हो जाएगा, ठीक। फिर अगला टॉपिक है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं या आने वाली हैं, उसका हमको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे करना है, हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं तो उसमें कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, और इन चैलेंजों को कैसे निजात पाना है, कैसे को सफलतापूर्वक ग्राउंड लेवल पर उतारना है, ये सब इस सिलेबस में हमको सीखने को मिलेगा, ठीक। तो सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी रणनीति शासन निपटा लगाती है, जैसे हमारी लाडली बहना स्कीम आई,
तो उस स्कीम को केवल मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं लगाया गया, मुख्यमंत्री जी ने डिलीवर किया या नीचे उसको उन्होंने ट्रांसफर किया कि सभी आईएएस ऑफिसर को आदेश दिया कि मुझे 1 महीने की शॉर्ट टाइम में इस योजना को सफल रूप में क्रियान्वित करना है। अब उन्होंने उनको डिलीवर किया। जो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव थे उन्होंने अपने आईएएस जो निचले क्रम के जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने उनको डिलीवर किया। उन आईएएस ने सभी जितने 52 जिले हैं 55 जिले हैं उनको डिलीवर किया कि नहीं, हमको इस योजना को विद इन मंथ कंप्लीट करना है। और आईएएस ऑफिसर्स ने मतलब डीएम साहब ने सभी जितने छोटे छोटे अधिकारी हैं उनको डिलीवर किया। और धीरे धीरे करते करते 1 महीने के शॉर्ट टाइम पीरियड में ये योजना क्रियान्वित हुई और धीरे धीरे करके भारत के सबसे क्या हुई, सबसे सफल योजनाओं में से एक इसका नाम है। तो हम इन रणनीतियों के बारे में जानेंगे कि कोई योजना कैसे सफल होती है, कैसे उसका क्रियान्वयन होता है, ठीक है, कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर है कुछ मुद्दे चल रहे हैं। कैसे मुद्दे कि भैया नागरिक बोध क्या है, कि सही गलत का बोध है, कि चीज़ें एथिकल हैं या नहीं है, एक अच्छे इंसान के तौर पे आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इस नागरिक बोध के बारे में जानेंगे। अगला है संस्था के प्रति निष्ठा, कि जो जिस संस्था पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप निष्ठावान हैं या नहीं है, ईमानदार हैं कि नहीं है, टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में, ठीक, कि मतदान तो शासन करा रही है बट उसको जागरूक कैसे करना है, इसके बारे में जानेंगे। फिर यातायात प्रबंधन, इंदौर जैसे मेट्रोपॉलिटन जो आने वाले टाइम का मेट्रोपॉलिटन सिटी है और अभी चल भी रहा है कि अब धीरे धीरे उसको एनसीआर जैसा ही बड़ा लेवल पे दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। तो इंदौर जैसे बड़ी सिटी में या दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में यातायात प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे देखने को मिल रहा है। तो हम इस अधिकारी के तौर पे, हो सकता है आप एसीपी बन जाएं ट्रैफिक, तो किसको कैसे मैनेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है वो कोशिश कर रहा है कि अभी से आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपना लें और जब धीरे से ईश्वर करे कि आप जल्दी जैसे डीएसपी बने और एसीपी बने ट्रैफिक के, तो उस इन नियमों को कितने अच्छे से कितने सुचारू रूप से इसको क्रियान्वित कर पा रहे हैं, ये आपके सीखने का विषय है। फिर नशाखोरी की प्रवृत्ति, बहुत तेजी से ट्रेंडिंग में चलने वाला ये एक विषय है। ये चैलेंजेस है सरकार के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे कम उम्र में नशाखोरी की प्रवृत्ति को अपना ले रहे हैं। इससे निजात कैसे पाना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसके एक्ट हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर खाद्य पदार्थ में मिलावट, देख रहे हैं होली दिवाली जो ये त्योहार आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मिठाइयों में और खान पान के सामानों में कुछ ना कुछ केमिकल मिला दिया जा रहा है। जो फूड ऑयल है, हम कुकिंग ऑयल है, उसमें भी देखिएगा केमिकल मिला दिया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो दूध है वो केमिकल से युक्त दूध है। लोग बोलते हैं कि ये शैम्पू और कुछ केमिकल मिलाकर भी दूध बन जा रहा है। पनीर देख रहे होंगे कि केमिकल युक्त पनीर है, जो आपने देख रहा होगा कि इसमें टिंचर मिला दिया जाए। और आपने यूट्यूब में अभी जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रहे हैं कि पनीर को कैसे टेस्ट कर जानना है कि सही है नहीं, उसमें टिंचर मिला दिया जा रहा है। तो अगर वो काला कलर हो रहा है तो वो मिलावट युक्त पनीर है, अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो वो पनीर ओरिजिनल पनीर है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। फिर नाइट कल्चर, इंदौर और भोपाल और दिल्ली और साउथ में बेंगलुरु में ये नाइट कल्चर स्टार्ट किया गया है। तो कुछ जो सिटीज़ हैं वहाँ तो ये सफल रूप से चल रहा है, बट इंदौर में भी आंशिक रूप से इसमें थोड़ा सा लगाम लगाई गई, क्योंकि इस नाइट कल्चर ने बहुत कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल तो दिया बट कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले। चैलेंजेस कैसे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गए थे, ठीक, और इस क्रिमिनल एक्टिविटीज से सिटी में जो कानून व्यवस्था है बहुत तेजी से प्रभावित हो रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने इस पर कुछ टाइम के लिए अभी रोक लगाई है। हम उसके बारे में भी जानेंगे। फिर मूल्य आधारित जीवन और विधिक जागरूकता कार्यक्रम, क्वालिटी क्या है, मूल आधारित जीवन, कौन कौन से मूल्य होना चाहिए जिनके आधारों पर, जिनको मानकर, जिन पर फॉलो करके एक इंसान क्वालिटी लाइफ जीवन यापन कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर विधिक जागरूकता कार्यक्रम, ठीक, विधिक जागरूकता कार्यक्रम 1987 का एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था, कि जो सुप्रीम कोर्ट से या देश के द्वारा या देश की संसद कानून के द्वारा
संसद द्वारा कानून बनाया जा रहा है, उस कानून की पहुंच आम व्यक्ति तक हो पा रही है नहीं हो पा रही, इस जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा उन एक्ट को, उन कानूनों को, है ना, उन रूल्स को पहुंचाया जा रहा है, आम व्यक्ति तक बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपको अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की जानकारी है या नहीं है। इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा आप इस सब चीज को जानेंगे। लास्ट में जानेंगे केस स्टडी। ठीक, ये केस स्टडी क्या होगा, ये जो पहली, दूसरी, तीसरी और चार, ये जो चारों यूनिट आपने पढ़ा, उनमें से किसी न किसी टॉपिक से दो केस स्टडी आपको दी जाएगी, दो में से एक केस स्टडी आपको करना है, जिसका जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है 18 नंबर की केस स्टडी है। इसको आपको जानना है कि कैसे डील करना है। हम आगे की क्लास में जब हम ये पूरा सेगमेंट ब्रीफ में पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, और याद रखिएगा कि ये केस स्टडी एथिक्स जैसी नहीं होगी। ये केस स्टडी में हम जब शब्दों का प्रयोग करेंगे वो उद्यम के सब्जेक्टों को यूज करना है। हो सकता है कि वो आपको महिला उद्यम के आने वाली चुनौतियां इस टॉपिक से एक केस स्टडी बना के दे दे, कुछ चैलेंज दे दिया जाएगा, उस चैलेंज को कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उसका निजात पाते हैं, इसके बारे में केस स्टडी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। 3-3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन होंगे और इसमें 5 आपको लाइनें दी जाएंगी और उस लाइनों में आपको पॉइंट्स में या पैराग्राफ फॉर्म में चीज़ें लिखनी है। ये सब हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। हो सकता है व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन में ये सब मार्केटिंग या नेटवर्किंग की कोई कंडीशन दे दी जाए और उसमें आपको बताया जाए कि कैसे, या कंडीशन दे दी जाएगी कि आप बताइए इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व करेंगे। लास्ट में प्रशासन प्रबंधन या व्यक्तित्व विकास, असफलता, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें से आपको कोई कंडीशन दी जाएगी या कोई चैलेंज दी जाएगा या अधिकारी आपको बना दिया जाएगा और उस अधिकारी के तौर पे आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में आपको कंडीशन दी जाएगी और आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ तरीके से जानेंगे, एक एक पॉइंट्स को नोट्स बना के हम लिखने की कोशिश करेंगे और सिनॉप्स के फॉर्म में हम देने की कोशिश करेंगे कि आप इसको बहुत अच्छे से जानें, ना केवल जानें बल्कि जीवन में भी इसको एप्लीकेबल कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच हमको सुनने के लिए और इस सब्जेक्ट को जानने के लिए। थैंक यू सो मच।